हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के। और सारे ऑप्शंस मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी। अगर आपको क्वेश्चन देखकर ऑप्शन देख के आंसर अगर समझ आ रहे हैं तो आप लोग स्किप कर करके वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि जो नए कैंडिडेट है जिनका बेसिक क्लियर नहीं है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो उनको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे हैं इस चीज़ के लिए कि उसको आप डिफ़ाइन कीजिए। तो वही है, तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे को गलत साबित नहीं करना है। बच्चा हर हाल में सही है, अगर वो फेल भी हो रहा है तो इसके जिम्मेदार आप हैं, शिक्षण व्यवस्था है, लेकिन बच्चा गलत नहीं है। तो बच्चे को सर्वोपरि रखना है। बच्चा 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 भगवान, बच्चा सब कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो आंसर है वो सही आंसर फाइंड आउट करने में बहुत आसानी होगी। और यही चीज़ हमें डाइट में सिखाई गई थी, और यही चीज़ मैं यूट्यूब के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि हमें बच्चे को प्रायोरिटी रखनी है। और बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बच्चे के लिए है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इस स्टेटमेंट को, तो आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों की आर्थिक योग्यता का विकास, विद्यार्थियों की सामाजिक योग्यता का विकास, पढ़ने में सक्षम। तो ये तीनों ही चीज़ें चौथे ऑप्शन में समाई हुई हैं कि बालकों का सर्वांगीण विकास। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो आपको सबसे सटीक जो ऑप्शन है वो देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें, क्योंकि कभी कभी होता है हमें चारों ऑप्शन लगते हैं कि चारों ही हो सकते हैं, लेकिन उन चारों में भी आपको ऐसा ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसमें बाकी के तीन समाये हुए हो, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, बट ये चीज़ आ जाती है। तो अब ये तीनों ऑप्शन चौथे में समाये हुए हैं। और ये हमेशा बात ध्यान रखना कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही होता है। और इस स्टेटमेंट को आप रट भी सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीटीई का पूरा नाम क्या है। तो एनसीटीई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो भी आपके टीचिंग प्रोग्राम है वो सब एनसीटीई के अंडर आते हैं, वही सब देखता है। वही अथॉरिटी जो आपका रिकॉग्निशन लेटर होता है सब वही प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से अर्थपूर्ण क्रम ज्ञात करिए। तो आपको क्रम ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हमारा जन्म ही होता है, ठीक है। तो ए वाला देख लो, ए सबसे पहले कहाँ है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। अब दोनों ये बचे। अब सारा देखने की जरूरत नहीं है, लास्ट में हमारा होता है मृत्यु। अब मृत्यु देख लो कहाँ पर है, सी वाले में है ना मृत्यु, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन है सी सही हो जाएगा इसमें। बाकी आप चेक कर सकते हो, जन्म हो गया, ई शिक्षा हो गया, फिर उसके बाद डी हमारा हो गया क्या बोलते हैं शादी हो गया, और बी हमारा हो गया अंतिम संस्कार, ठीक है, और सी हमारा हो गया मृत्यु, ठीक है। अंतिम संस्कार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एनईपी 2020 के अध्यक्ष सबको पता ही है कौन थे, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ये रटना है। और एनईपी 2020 एक बार थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो करवा भी दूंगी, तो वो आपको ज़रूर देखने हैं, क्योंकि अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है उसका काम, बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है उसका। तो इस वजह से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है उसके अंदर से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। अगर आप बच्चे से क्रिएटिव आंसर चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, बने हुए प्रश्न नहीं होने चाहिए कि ताजमहल कहाँ है आगरा में। अब इसमें बच्चा कौन सा क्रिएटिव आंसर देगा, नहीं दे पाएगा ना। क्रिएटिव मतलब कुछ बच्चा खुद से सोच के आंसर कर रहा है, ऐसा नहीं रटे रटाए आंसर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होंगे। अब बाकी यहाँ पे ये तो होगा नहीं। और विषय वस्तु आधारित की नहीं, इसी चैप्टर में से बताओ, तो वो चैप्टर के बिहाफ पे बताएगा। प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष कक्षा, ये तो होगा नहीं कि आप मतलब सामने पढ़ा रहे हो, सामने कक्षा हो रही है, मतलब ये भी नहीं होगा। मुक्त उत्तर वाले, ठीक है। ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस होते हैं हमें वो बच्चे से पूछने चाहिए अगर हमें क्रिएटिव आंसर चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मूल कार्य क्या है। तो शिक्षा का मूल कार्य पूछा है इन्होंने।
तो कक्षा में उत्तर ना देने पर डाँटना, तो अभी मैंने समझाया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले, बच्चे को हमें कुछ नहीं कहना, डाँटना, पीटना, मारना या कुछ बोलना कुछ भी अलाउ नहीं है और बोलना भी नहीं चाहिए। स्व अध्ययन में सहायता करना, तो शिक्षक का मूल कार्य है स्व अध्ययन में हम बच्चों की सहायता कर सकते हैं। और उसके बाद है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तय करना। उपरोक्त सभी, तो देखो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं क्योंकि पहला कट गया, अब बचे हमारे 2। अब 2 में हमारा दोनों ही सही है, लेकिन अब इन दोनों में से भी आपको ये देखना है कि दोनों में से कौन-सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दूसरा समाया हुआ है, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? ये आंसर्स फाइंड आउट करने की मैं आपको बीच-बीच में टेक्निक बता रही हूँ क्योंकि मैं भी इसी तरीके से आंसर्स फाइंड आउट करती हूँ। वैसे मेरी पेडागोजी सेक्शन है जो टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन मेरा अच्छा है, DSSS में उसी के कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है क्योंकि वही कहते हैं ना जो पार्ट अच्छा हो आपका, मतलब जिस सब्जेक्ट पे कमांड हो उसको बढ़िया कर लो। तो बस मैंने उसी पे ध्यान दिया था और उसी की वजह से आज मेरे पास जॉब है। मैंने मतलब एक होता है ना, एक किसी की मैथ्स अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, तो मेरी पेडागोजी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी है। ओके, सो ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा नेतृत्व में ज़रूरी है। तो जो हमारी क्लास टीचर, जो क्लास लीडरशिप होती है, तो वो हमारी होनी चाहिए डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, ठीक है? ये तो आप रट ही सकते हो क्योंकि इसका आंसर यही होगा। उसके बाद हमारा है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? व्यवहार में परिवर्तन, समायोजन में, और उसके बाद है नवीन अनुभव प्राप्त करने में। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। बच्चे के बिहेवियर में चेंज आता है, वो एडजस्टमेंट करना सीख जाता है और उसे न्यू एक्सपीरियंस मिलते हैं, तो इन सभी में तो शिक्षा अधिगम का शिक्षा में योगदान है, ठीक है? तो ये सभी आ जाएगा। विद्यार्थी में कौन सा गुण होना सबसे ज़रूरी है? तो बच्चा विनयशीलता होनी चाहिए, मेहनती भी होना चाहिए, आज्ञाकारी भी होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से विचार करने भी आने चाहिए। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि मैम यहाँ पे चारों ऑप्शन सही हैं तो कौन सा ऑप्शन टिक करें? तो आप यहाँ पे सिंपल सा टिक कर देंगे, स्वतंत्र रूप से विचार करना उसको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाकी की चीज़ें देखोगे तो वो कहीं न कहीं तीसरे वाले में इंक्लूड हो रही हैं, ठीक है? तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है, कठोर अनुशासन अभी मैंने समझाया था, ये तो बिल्कुल नहीं कुछ ऐसा। आप ये देख लो जहाँ पे नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, उसको तो बिल्कुल टिक मत करना। अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, ये तो होना चाहिए। केवल छात्रों का सहयोग, देखो केवल छात्रों का सहयोग होगा तो बिल्कुल उससे नहीं क्लास डिसिप्लिन रह पाएगी। और कहानियाँ सुना दोगे, कितनी कहानियाँ सुनाओगे? कहीं न कहीं तो बच्चा डाइवर्ट होता ही है ना। तो अगर बच्चों और छात्रों और बच्चों के बीच में एक आपसी सहयोग है, एक परस्पर सहयोग की भावना है, तो कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो जाति भेद, आनुवांशिकता तथा वातावरण। देखो, आनुवांशिकता हमारा जो डेवलपमेंट, हमारा जो बेसिकली फिजिकली डेवलपमेंट होता है उसके अंदर इसका मतलब जो कहते हैं कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो आनुवांशिकता तो नहीं होगा, तो आनुवांशिकता की वजह से हमारा ये वाला और ये वाला कट गया। जाति भेद तो पता नहीं कहाँ से आ गया उठ के, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो बचा हमारा वातावरण। तो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा इन्वायरमेंट होता है। अब एक बच्चे को आप रख रहे हैं चोरों के बीच में और एक बच्चे को रख रहे हैं साहूकारों के बीच में, तो अब आप खुद ही सोच लीजिए दोनों बच्चों का सामाजिक विकास कैसा होगा। तो हम उसको जैसे इन्वायरमेंट देंगे, एक वो हरे तोते वाली कहानी सुनी होगी आपने, एक चोर के पास रहता है और एक राजा के पास रहता है ना, तो उसको वेद वगैरह सब याद, दोनों भाई होते हैं जबकि। तो जैसा इन्वायरमेंट हम बच्चों को देते हैं उसका जो सोशल डेवलपमेंट है वो वैसा ही होता है, तो इन्वायरमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मैं चीज़ें समझा पा रही हूँ, ठीक से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। और इस चीज़ को आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर कहीं करेक्शन की ज़रूरत है या आप कोई अपना फीडबैक देना चाहते हैं कि मैम इसको इस तरीके से, या कुछ भी मतलब कुछ हम चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखूँ। बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको चीज़ें ठीक से क्लियर हो जाए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, तो प्राइमरी जो हमारा प्राइमरी लेवल होता है तो उसमें मातृभाषा में एजुकेशन जो है हमें प्रोवाइड करवानी चाहिए, और ये NEP 2020 में भी ये बात बोली गई है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य बिंदु है।
तो देखो आप बच्चों की बुद्धि मापोगे तो खाली ये काम तो आप कर नहीं सकते कि बच्चों की बुद्धि मापने के लिए आपने करिकुलम बनाया है, ठीक है। और हाँ, करिकुलम जो शब्द है, जो वर्ड है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि कौन से वर्ड से निकला है और इसका मीनिंग क्या है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे करिकुलम के बारे में, थोड़ा सा आप लोग अगर बता सकते हैं थोड़ा सा कहीं से पढ़ के, और काफ़ी लोगों को पता भी होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो विद्यार्थियों की योग्यता का वांछित स्तर, मतलब वांछित मतलब जो हम चाहते हैं कि बच्चा हाँ इस लेवल पर पहुँचे। उसके बाद है हमारा शैक्षिक उद्देश्य, कि अगर हम जो करिकुलम बनाते हैं तो हम उसमें ये चाहते हैं ना कि हमारे क्या-क्या जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका ऑप्शन ख और ग हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, आप सिर्फ बुद्धि मापने के लिए बच्चों के लिए करिकुलम नहीं बना रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने पर बल देती है? तो शिक्षा बोझ के साथ, शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा पर्यावरण के साथ, या शिक्षा पर्यावरण के बिना। तो इसका आंसर है शिक्षा बिना बोझ के, जो कि यशपाल कमिटी थी जो है ना, प्रोफेसर यशपाल कमिटी की, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन दी थी शिक्षा बिना बोझ के। और उन्होंने एक चीज़ और, मैं अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, और जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता चलती है जो मुझे भी आज तक नहीं पता थी, और मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि जो प्रोफेसर यशपाल जी थे, जिन्होंने शिक्षा बिना बोझ के जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी एक तरीके से, तो उन्होंने मतलब जो ट्यूशन्स हम लोग बच्चों के लगवाते हैं, तो उन्होंने ट्यूशन्स को हमारी जो एजुकेशन जो व्यवस्था है, जो हमारा शिक्षण व्यवस्था है, उसके लिए बहुत ही एक खतरनाक चीज़ माना है ट्यूशन को, ठीक है। तो ये अगर ऐसे कोई स्टेटमेंट आती है और अगर ऑप्शन आते हैं किसने कहा था, तो आप यशपाल जी का टिक लगा सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है क्वेश्चन, मुझे एकदम याद आया तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कोठारी आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? और इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, बहुत इजी है और आप लोगों को आता भी होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आप लोग बताएंगे, ठीक है। और राजस्थान के थे, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे, राजस्थान के थे ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आप वो कौन थे और ये कब गठित हुआ था? 1964, 65, 66, 67, सबको पता होगा। ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा, कि बच्चों का आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का डेवलपमेंट हो, तो आपको क्या लगता है? तो देखो शारीरिक परिश्रम द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सकता है उसका, सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा भी हो सकता है, अच्छे साहित्य के द्वारा भी हो सकता है, और मानसिक कार्यों के द्वारा भी हो सकता है। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऐसा काम है जिसके द्वारा, जिसमें जो हमारे बाकी के 3 है वो उसमें इंक्लूड है। तो इन्होंने बोला है अधिकतम विकास होगा। तो अधिकतम विकास देखो, यहाँ पे जो साहित्य और संस्कृति वाला पॉइंट है ना, वो तो हमारा फर्स्ट वाले में इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब बचा शारीरिक परिश्रम द्वारा। तो देखो खाली शारीरिक परिश्रम, अगर बच्चे को आप एक्सरसाइज करवाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, एक्सरसाइज करवाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो बच्चों को, तो उसका मतलब संपूर्ण विकास एक तरीके से नहीं हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा विकास उसका मानसिक कार्यों द्वारा होगा, ठीक है। जितना वो बच्चा दिमाग से खेलेगा, दिमाग पे जोर देगा, जोर इन द सेंस प्रेशराइज नहीं करना है, क्रिएटिव चीज़ें, ठीक है। तो वो बाकी चीज़ें उसकी अपने आप ही सही होती चली जाएंगी और उसका डेवलपमेंट होगा ज़्यादा से ज़्यादा जितना हम चाहते हैं। तो ए ऑप्शन पे सारे 3 ऑप्शंस हमारे जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 17, भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है, इस कथन से पूर्ण सहमत हैं। क्योंकि अगर हम बच्चे को अ, भय और दंड, मतलब उनको हम डराते हैं और उनको हम बोलते हैं ये नहीं किया तो मुर्गा बना दूंगी, मैं मारूंगी, मैं तुम्हें डंडी से पीटूंगी, तो बच्चा ना ऐसा नहीं है कि अनुशासन में आएगा, वो बच्चा ना अनुशासनहीन बन जाता है, वो डिसिप्लिन में नहीं रहता। उसको पता है कितनी बार पिटेगा टीचर, एक बार पिट लिया, 2 बार पिट लिया, एक बार डांट खा ली, 2 बार डांट खा ली, फिर एक टाइम पे डर भी बंद हो जाता है, और वो फिर उसको डरना बंद हो जाता है, फिर वो किसी से भी नहीं डरता, फिर वो सुनता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो पूर्णतः सहमत है हम इस मतलब इस स्टेटमेंट से। अगला क्वेश्चन है, फ्रायड ने विकसित किया है, तो फ्रायड ने मनोविश्लेषण का सिद्धांत विकसित किया है, चेतन मन अवचेतन मन।
और एक बुक है अवचेतन मन करके, मुझे अभी राइटर याद नहीं आ रहा है, मैंने वो बुक पढ़ी है, तो अगर टाइम मिले तो ज़रूर पढ़ना उसको। और राइटर अगर मुझे याद आएगा तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी। मेरे पास रखी है बुक, अभी है, अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं बता दूँगी, काफ़ी अच्छी बुक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन बुक परीक्षा का महत्वपूर्ण पहलू यह है, ये काफ़ी कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है। और अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी की बुक में जो शिक्षक के लिए नोट लिखा होता है, तो उसमें ओपन बुक्स परीक्षा का भी एक पॉइंट है। मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले एनसीईआरटी पढ़ रही थी सीटेट के लिए, तो मुझे ऐसा ये पॉइंट मिला, और वैसे मुझे पता है इसका आंसर। तो ये छात्रों को सोचने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। तो इससे छात्र गंभीर रहते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। देखो इसमें होता क्या है, ओपन बुक में आपको टाइम दिया, मान लो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, और आपको 2 घंटे में 5 क्वेश्चंस करने हैं, और आप बुक खोल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि, बट उस टाइम पे आपका दिमाग सोचो कितना दौड़ेगा, कि आपको किस तरीके से आंसर, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ढूंढोगे, मतलब आपका दिमाग दौड़ेगा कि उस 2 घंटे के अंदर अंदर आपको किस तरीके से बुक में से कौन सी चीज़ कहाँ पे बैठानी है, कौन सा कहाँ सही से लिखना है, किस तरीके से उसको मतलब स्टेप वाइज लगाना है कि पहले क्या, पहले क्या आएगा, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं आप सोचने के लिए मजबूर होते हो, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको पता ही होगा इसका आंसर। अब है दिवा स्वप्न क्या है, तो इसका गूगल करने पर मुझे क्योंकि इसकी ये जो क्वेश्चन पेपर है जिस यूनिवर्सिटी का, तो आंसर की नहीं दी थी, ये सारे आंसर्स मेरे खुद के बताए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, कहीं मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो इसका जो जो डेफिनेशन है गूगल पे अलग है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे तो निर्थक कल्पनाएं करना इसका आंसर हो जाएगा, दिवा स्वप्न का मतलब। उसके बाद अच्छा हाँ, दिवा स्वप्न एक बुक है, वो किसने लिखी है वो आप मुझे बताएंगे। चलो मैं ही बता देती हूँ, गिजूबाई बदेका ने लिखी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिवा स्वप्न पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो गिजूबाई बदेका। विद्यालय से छात्रों के भागने के क्या कारण है, अगर बच्चा स्कूल से भाग रहा है तो वो क्या कारण है। रुचिकर कक्षा शिक्षण ना होना, मतलब इंटरेस्टिंग टीचिंग नहीं है आपकी, इसलिए बच्चा भाग रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं, छात्रों की शिक्षा में भाई बच्चों को गलत नहीं ठहराना, मैंने अभी भी बताया था आपको। छात्रों को दंड ना देना, बच्चों को पनिश नहीं करते हो तो बच्चा भाग जाता है, बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ है। अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता, मतलब हम उदासीन होते हैं, भाग रहा है तो भागने दो, तो ये भी नहीं सही बैठ रहा है। तो एक तरीके से हमारी ही गलती है भाई, हम ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सेप्ट कर लो आप, चाहे आप पढ़ा भी रहे हो तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आप गलत हो, ठीक है। बच्चा गलत नहीं होगा, ये चीज़ आप गांठ बांध लेना। आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है आप लोगों को, तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका मतलब है समावेशी शिक्षा, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। और जल्द ही मैं एक वीडियो लाऊंगी, इन चारों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी क्या होता है। और एकीकृत शिक्षा का तो डिफरेंस मुझे अभी, जब मैं बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे रही थी अपने, तब मुझे पता चला, मुझे भी नहीं पता था। स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन मुझे पता था, इन दोनों का मीनिंग मुझे बाद में पता चला है। तो इन चारों में क्या डिफरेंस होता है मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगी, क्योंकि आपको एज अ टीचर आपको पता होनी चाहिए ये सब चीज़ें। और इसके अलावा हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन इसका करेक्ट आंसर है। और इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चे होते हैं ना, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ये बहुत गलत आपके मन में बना हुआ है। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है, उसमें आपका हर तरीके का बच्चा आता है, गरीब अमीर, और वो चाहे दिव्यांग हो चाहे दिव्यांग ना हो, चाहे वो उसको कोई और प्रॉब्लम हो, लाइक ऑटिज्म है या मेंटली रिटार्टेड है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा मतलब अति एक्स्ट्रा ब्रिलियंट ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, तो हर तरीके का बच्चा उसके अंदर आता है। तो मतलब जब मिक्स एकदम कहते हैं ना, वो मिक्स सब्जी सांभर टाइप कुछ ऐसे, तो उसको हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं। सांभर से याद कर लो, समावेशी शिक्षा, कि उसमें हर तरीके का बच्चा आता है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल बच्चे ही आ रहे हैं, हर तरीके का बच्चा, ठीक है। उसमें इंटेलिजेंट बच्चे, ये सब सारे इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। समावेशन का अर्थ है, अभी मैंने समझाया था, ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ करनी चाहिए, तो ठीक है यही हो जाएगा।
और अलग तो होनी नहीं चाहिए समावेशी का, फिर समावेशन कैसे हो जाएगा, तो बाकी के ऑप्शन कट हो गए। उसके बाद हमारा है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, इसको रट लो भाई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और आपको पता ही होगा कॉन्टिन्यूज एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है लड़के और लड़कियों में पाए जाने वाला भेद, सबको पता ही है, लैंगिक भेद है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 26 प्रभावी शिक्षक होने की बहुत कम संभावना किसकी है। आप एक इफेक्टिव टीचर हैं, मतलब नहीं है, होने की बहुत कम संभावना है। अगर आप प्रभावी शिक्षक नहीं है तो इसकी कम संभावना है, ठीक है, होने की कम संभावना है। जो नैतिक मूल्य की शिक्षा देता है वह जिसे पढ़ाने में रुचि ना हो, ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपकी पढ़ाने में रुचि नहीं है तो आप कैसे इफेक्टिव टीचर हो जाएंगे, है ना। वह जो हर समय अपनी विद्वता, अबे अरे अपने मतलब मेरे को तो ये आता है, मैं तो ये कर लेती हूँ, मैं तो वो कर लेती हूँ, मुझे ये आता है, तो हमेशा ही अपने गुणगान करना तो आपको कहीं से भी इफेक्टिव टीचर नहीं बनाता। अब बच्चे ऐसा नहीं आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे, बच्चे सोचेंगे पता नहीं मतलब क्या क्या बताते रहते हैं अपने बारे में, जैसे यही है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए, ख और ग तो होगा नहीं, तो हमारा क्या बचा, ए, जो नैतिक मूल्य की शिक्षा देता है। और नैतिक मूल्य की शिक्षा खैर दी नहीं जाती, वो व्यवहार के द्वारा बच्चों तक ट्रांसफ़र की जाती है, बट ऑप्शन में दिया है तो हमें यही मानना पड़ेगा। और बाकी नैतिक मूल्यों की शिक्षा कभी भी दी नहीं जाती, वो हमारे बिहेवियर के थ्रू बच्चों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है आप कक्षा में पढ़ा रही है, उस समय अभिभावक द्वारा बुलाए जाने पर अगर कोई पेरेंट्स एकदम आ जाता है और आपको बुलाता है और आप पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो आप मना कर देंगे, तो भाई मना तो बिल्कुल भी नहीं करोगे, नहीं तो वो जाके तुम्हारी कंप्लेंट कर देगा प्रिंसिपल ऑफिस में, ठीक है। और उसके पास तुरंत चल दोगे, ये भी नहीं करोगे कि भाई तुमने बुलाया और हम चले आए, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और उपरोक्त सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो आंसर की मैंने बताया नहीं आई है, तो मुझे इसका आंसर यही लगा कि एक स्लिप पर परिस्थिति लिखकर भेज देंगे, ठीक है, या वर्बली जैसे बोल सकते हैं हम लोग कि अभी पढ़ा रहे हैं जो कुछ भी है, क्योंकि मना करना भी ठीक नहीं है और तुरंत चले जाना भी ठीक नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे बी ऑप्शन इसका करेक्ट लगा। बाकी आपकी क्या राय है वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 28 विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है। जो बच्चे विज्ञान पढ़ते हैं उनमें प्रयोग करने की क्षमता, तो प्रयोग के लाभ बताकर, कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग को कॉपी में लिखवाकर, उपयोग सभी। तो इसका आंसर देखो, इसमें अगर एक ऑप्शन होता कि बच्चों से प्रयोग करवाकर, ठीक है, अगर मान लीजिए करवाकर होता तो करवाने वाला जो था ना वही ऑप्शन सही होता, बाकी गलत हो जाते हैं हमारे, क्योंकि बच्चा जो करके सीखता है, जो बच्चा करता है खुद से, ठीक है, तो उससे उसमें जो प्रयोग करने की क्षमता का विकास है वो क्योंकि वो खुद से कर रहा है। तो लेकिन करवाने वाला अभी हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक हमारा बेस है आंसर्स को, सही आंसर को फाइंड आउट करने का, कि बच्चा जो करके सीखता है वो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन इसमें करना है नहीं है। तो इस वजह से हम इनमें से किसी तीन में से किसी एक को भी सही नहीं बता सकते, क्योंकि लिख कर भी मतलब नहीं बता सकते, दिखाकर भी नहीं बता सकते, और लाभ बता, तो इस उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम चले तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और बाकी हमारा नहीं तो फिर वही जो मैंने बताया अभी आपको कि करवाकर होता तो हम वही उस पे जाते। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा जो बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है वह निम्न में से किस प्रकार का नहीं हो सकता। जो मतलब फिजिकली एबल है वो बच्चा, लंगड़ा भी बोलना नहीं चाहिए लेकिन ऑप्शन में लिखा है तो हो सकता है, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता ये सब बोलना। पोलियोग्रस्त हो सकता है, दृष्टिबाधित, लेकिन जड़ बुद्धि नहीं हो सकता। कोई बच्चा जड़ बुद्धि है, इट डजंट मीन करने, इट डजंट मीन कि वो दिव्यांग भी हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है शिक्षक एवं विद्यार्थी के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। तो सभी, ठीक है, स्नेह का भी, विश्वास का भी, सम्मान का भी। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे आपके एग्ज़ाम के लिए। और जिन लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से हम लोग आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, तो उनको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहे। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताया करो, मुझे आता पता ही नहीं चलता। आप वीडियो
ठीक है, आई नो कि आप देखते हो, बट कुछ तो बोल दिया करो, अच्छा बुरा कुछ बुरा ही लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कुछ गलत है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँ। और कुछ अच्छा है तो वो भी बता सकते हो। थोड़ा सा अच्छा लगता है यार, कनेक्टिविटी है मेरे साथ, और कनेक्टिंग हो तो अच्छे से कनेक्टेड रहने में फ़ायदा है, मुझे लगता है हम दोनों को ही, आपको भी और मुझे भी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और अच्छे से अपनी तैयारी करो। और एग्ज़ाम वैसे मार्च तक हो जाएगा, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो वही 15 तक मैंने वीडियो में बताया भी था आपको। बाकी जो भी अपडेट रहती है मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, एक क्वेरी और आ रही है कि मैम मिस्टेक्स हो गई हैं फॉर्म भरते हुए, तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मिस्टेक के रिगार्डिंग, तो वो देख लेना, उससे आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो थैंक यू एंड गुड नाइट। 12:45 हो गए हैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते। गुड नाइट।